हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई हो रही है? ओके, वेरी गुड, बहुत सही। करते रहो पढ़ाई कंटिन्यू। चलो बच्चों, आज फिर से हम आ गए अगले क्लास के लिए। तो बच्चों, कल आप लोग फिजिक्स में क्या देखे? कल आप लोग देखे क्या? आवेश के विषय में कुछ पढ़े, चार्ज के विषय में। आवेश क्या होता था? आवेश था किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, ठीक? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, उसके बाद क्या देखे आप लोग? उसके बाद आप लोग देखे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या था? चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। टोटल चार्ज किसी बॉडी का क्या होता है? कंजर्व होता है। ये चीज आप लोगों ने देखा। दूसरा क्या देखे थे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक? ये देखे थे, मतलब टोटल चार्ज जो होता है, टोटल आवेश जो होता है वो कंजर्व होता है। माने आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता था और न ही नष्ट। ये सब आप लोग देख लिए थे। उसके बाद एक चीज और आप लोगों ने देखा था। क्या देखा? उसके बाद आप लोगों ने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता था? ये क्या होता है? ये होता है सीधा सीधा Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ए। यही था जहां Q का होता था। Q का था चार्ज ऑन बॉडी। किसी वस्तु के टोटल जितना चार्ज होता है, n का था इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या होती थी। और ये क्या था? फंडामेंटल चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता था कितना होता था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतनी चीजें आप लोगों ने कल देखे थे, ठीक? इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखे थे थोड़ा। प्लस माइनस का मतलब है, प्लस और माइनस का मतलब ये है कि प्लस चार्ज आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये जो साइन है वो यही दिखा रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक? इतना चीज कल आप लोगों ने पढ़ लिया था। ओके, तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ। सही मायने में इंटर का सिलेबस यहीं शुरू होगा। ओके, तो आओ देखते हैं। ये सब चीजें तो आप लोग देख चुके हो। ये सब चीजें आप लोग पहले लेक्चर में ही देख चुके हो, या हो सकता है ये सब चीजें आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे, ठीक? आइए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? देखिए, आवेश के विषय में कूलॉम सर ने 3-4 बातें बोली थी। आवेश के विषय में कूलॉम, आवेश के विषय में क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के विषय में 3-4 बातें कूलॉम सर ने बोली। वही कहलाया क्या? कूलॉम का नियम। तो कूलॉम सर ने क्या बोला? कूलॉम सर ने बोला था दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में।
तो हम मान ले दो आवेश कोई है, मान लेते हैं एक आवेश Q1 ये रहा और दूसरा आवेश Q2 ये रहा, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है समथिंग कुछ मान लो R। तो दो आवेशों के बीच एक बल तो लगता है, और वो बल आपका आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक, कब प्रतिकर्षण होगा कब आकर्षण होगा? जी हाँ, बराबर। जब दोनों आवेश नेचर में सेम होंगे तब दोनों के बीच रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होगा, और यदि जब दोनों आवेश अपोजिट नेचर के हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे मतलब आकर्षण होगा। इतना आप लोग जानते हो। तो कूलाम सर ने इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में 2-3 बातें बताई। आओ देखते हैं क्या क्या बताया। पहला ये कि दो आवेश यदि एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं तो दोनों के बीच एक फोर्स कार्य करता है। ठीक, मान लो ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो पहले आवेश पे दूसरा वाला आवेश बल किधर लगाएगा? इधर। मान लो कितना फोर्स लगाया है? F2। मान लो या तो ऐसे इसको लिखो पहले आवेश पे लगाया गया बल दूसरे आवेश द्वारा, यानी F12। ओके, अब ये पहला वाला आवेश दूसरे वाले पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर। कितना लगाया गया फोर्स दूसरे पे? किसके कारण? पहले के कारण, इधर। भाई इस वाले आवेश को ये वाला आवेश उधर रिपेल करेगा और इस वाले आवेश को ये वाला इधर धक्का देगा, यही ना होगा? तो देखो जब ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों आवेश सेम नेचर में है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इस वाले आवेश को ये वाला आवेश रिपेल किया इधर, इस वाले आवेश को ये वाला आवेश रिपेल किया इधर। तो इस संबंध में न्यूटन सर ने 2-3 बातें बोली, वो हम आपको बारी बारी से बताएं। पहला बात उन्होंने क्या बोला? पहला बात क्या बोला? पहला बात ये बोला कि दोनों आवेशों पे लगने वाला बल, दोनों आवेशों पे लगने वाला बल मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? सेम। मतलब ये पहले भी फोर्स कितना लगा? F12 का मास बराबर F21 का मास। दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट। डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट। ठीक, पहला बात ये बोला गया। और डायरेक्शन में अपोजिट कब होंगे? जब दोनों चार्ज क्या होंगे? सेम नेचर में। यदि दोनों अपोजिट नेचर के हुए तब मान लो जैसे पहला हो गया -Q1, दूसरा हो गया +Q2, तो इस पे ये वाला फोर्स किधर लगाएगा? इस पे ये वाला फोर्स मतलब ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक, और इसको ये वाला आवेश क्या करेगा? ये भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब ये वाला इस पे फोर्स लगाया इधर और ये वाला इस पे फोर्स लगाया इधर। ठीक, तो न्यूटन सर ने पहली बात यही बोली थी कि दोनों आवेश पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? आपस में बराबर, लेकिन नेचर में अपोजिट होगा। मतलब एक इधर काम कर रहा है तो दूसरे पे काम किधर करेगा? इधर। ठीक, पहला बात ये बोला गया। और दूसरा बात क्या बोला गया? दूसरा बात ये बोला गया कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स कार्य करता है, ये दोनों फोर्स बराबर हुए तो दोनों को मान लो कितना? F। मान लो कितने के बराबर? F के बराबर, इसको मान लो। ठीक, दूसरा बात क्या बोला गया कि जो ये फोर्स लगता है, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, वो फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंब होगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली लाइन के लंब होगा। ठीक, मतलब यदि Q1 पे Q2 फोर्स लगाया उधर, तो ऐसा नहीं कि ये इसको इधर धक्का दे या इधर दे या और कहीं धक्का दे,
हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग भी धक्का देगा। दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी रेखा के अलॉन्ग। ठीक, दूसरी बात ये बोला गया। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है इतना? मतलब जो फोर्स लगेगा यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? सदैव लगने वाला बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। ओके, बराबर। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होगा? अनुदिश होगा। दोनों आवेशों को मिला तो दोनों आवेशों के केंद्र को मिला। इस वाले आवेश पे ये वाला आवेश जो फोर्स लगाएगा इसके अलॉन्ग इधर, या हो सकता है इधर लगाए, भाई डिपेंड करेगा वो आवेश के नेचर पे, प्लस है कि माइनस। और वैसे ही ये वाला इस पे फोर्स इधर लगाया इधर, ठीक इस रेखा के अलॉन्ग। ओके, अगली बात ये बोला न्यूटन सर ने, और उसके बाद अगला बात क्या बोला? अगला बात ये बोला गया कि यदि मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, लगने वाला बल मान लो कितना है? F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के। ये बात बोला गया। क्या बोला गया? कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। ओके, और अगला बात क्या बोला उन्होंने? अगला बात ये बोला कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, या r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बोल सकते हो। r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे बोलो, या तो कहो 1/r² के अनुक्रमानुपाती। ओके, साथ साथ ये बोला कि ये जो दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच एक फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये तभी लगेगा जब ये दोनों फोर्स का हो, ये दोनों आवेश का हो, जब ये दोनों आवेश पॉइंट आवेश हो, पॉइंट चार्ज हो, यानी बिंदु आवेश हो। ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। ठीक, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, कंपलसरी है, दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्योंकि न्यूटन का कूलॉम्स का जो नियम है वो नियम पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो कितनी बात बोली गई कूलॉम्स लॉ में? 3-4 बात। पहला, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है। ओके, पहली बात ये बोली। दूसरा बात ये बोला कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होता है, यानी इस लाइन के क्या होता है? अलॉन्ग होता है। ऐसा नहीं कि इधर फोर्स लग जाए इधर ही धक्का दे, इसके अलॉन्ग सीधा सीधा धक्का देगा। ओके, अगला बात क्या बोला गया कि लगने वाला फोर्स क्या होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अगला बात क्या बोला गया कि वही लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए? वही लगने वाला फोर्स दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ओके, इतना बात भूला गया। और साथ साथ क्या होना चाहिए, ये दोनों आवेश पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब बहुत बड़े चार्ज नहीं होने चाहिए, बहुत बड़ा आवेश नहीं होना चाहिए, ये छोटा आवेश होना चाहिए, बहुत छोटा आवेश, ठीक, पॉइंट की तरह, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश क्या बोला जाता है इसको, बिंदु आवेश। ओके, बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक। तो इतना बात बोला गया है। अब इन दोनों को यदि मिलाओगे तो मिला के फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसको हटाओगे आप लोग तो एक नियतांक लोगे तो F बराबर नियतांक लिया गया कितना K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है न्यूटन का गणितीय नियम, ठीक। इसी को कहते हैं, सॉरी न्यूटन का नहीं, कूलाम का, इसी को ही बोला जाता है कूलाम का नियम। यानी F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, जहाँ K बराबर क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, कांस्टेंट है मतलब नियतांक है, ठीक। यहाँ पे K की एक फिक्स वैल्यू भी बताई गई, K बराबर कितना बताया गया, 9 गुणे 10 के घात पे 9। मात्रक का होगा यहाँ से K का, K का मात्रक निकालो, F इसको R स्क्वायर बदल जाए तो F इंटू R स्क्वायर, F का मात्रक न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब कूलाम इंटू कूलाम मतलब बटे कूलाम स्क्वायर। मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जो यहाँ पे नियतांक लिया गया उस नियतांक की एक फिक्स वैल्यू दी गई जो कितना था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, तो ये बोला गया, मतलब इसको यदि सीधा सीधा बोला जाए न्यूटन का नियम तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे यहाँ से ऐसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती की गुणनफल का, बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती की है, दोनों नियम मिलाए ये फार्मूला है। जहाँ K का लिया गया एक नियतांक, K की एक फिक्स वैल्यू मानी गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक। ओके, बराबर। साथ साथ यहाँ पे जो ये K है साथ साथ बोला गया जो नियतांक के लिया गया, अभी तुम केवल K लिख रहे हैं लेकिन आगे चल के K को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो इसकी ये जो वैल्यू ली गई, ये वैल्यू आपका जो K का एक, मैं पहले आगे देखो, K की जो वैल्यू ली गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका लिया गया हवा के लिए, किसके लिए, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, ठीक। हवा के लिए या निर्वात के लिए K का मान इतना होता है। यदि मीडियम बदल गया तो K का मान भी बदल जाता है, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तब, ठीक। अभी के लिए इतना बस ये याद रखो कि जो K नियतांक लिया गया इसका फिक्स मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये किसके लिए होता है, हवा के लिए या निर्वात के लिए या फ्री स्पेस के लिए, ठीक ना। और मीडियम जैसे तेल वगैरह हो गए तो K का मान बदलेगा, एल्कोहल हो गया मीडियम बदल गया तो K का मान बदल जाएगा, या और कोई मीडियम हुआ। मतलब यहाँ पे जो K लिया गया, जो नियतांक K लिया गया वो किस पे निर्भर करेगा, मीडियम पे निर्भर करेगा,
माध्यम पे निर्भर करेगा कि किस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे गए हैं। यदि ये दोनों आवेश हवा में या निर्वात में रखे गए हैं तब तो के का मान कितना, यदि यही दोनों आवेश हवा निर्वात के सिवा कहीं और रखे गए तो के का मान बदल जाता है। वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो ये हुआ कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम सर ने इतनी बातें बोली, मतलब यदि के का मान माध्यम के बदलने पे बदलता है, के का मान माध्यम के बदलने पे बदलता है, तो जाहिर सी बात है कि एफ का भी मान माध्यम के बदलने पे बदलेगा। मतलब कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। ये भी बात बोला था कौन, न्यूटन साहब। कौन बोले थे, न्यूटन साहब। ठीक, मतलब इसको यदि अच्छे से लिखा जाए तो कैसे लिखो कूलाम के नियम, इतना उतार लो हो सके तो मिटारा जाए। ओके, कूलाम के नियम के यदि लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, सीधा सीधा लिखोगे जो हमने बोला। देखो कैसे लिखेंगे। लिखोगे दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश बोला नहीं भूलेंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैसा होगा, दोनों आवेशों के